तो हमने जो है वो आज की क्लास में नवंबर 2019 2021 23 देख रहे हैं। सही है। जरा इसके कुछ जनरल कमेंट देख लेते हैं। यूजुअली जनरल कमेंट जो है वो अच्छा, ये थोड़ा कोरोना वाला पेपर है। सही है। So candidate should read each question carefully and pay particular attention to the command words. Command words जो है वो तुम्हें सिलेबस के अंदर मिल जाएंगे। सिलेबस खोलोगे तो उसके अंदर जो वर्ड्स की ग्लॉसरी होती है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हु क्विकली कैन स्कैन। ओके, सही है। वो मना कर रहे हैं कि जो है ना कमांड वर्ड के हिसाब से आपने आंसर करना है, सिर्फ क्वेश्चन को स्कैन करके नहीं जवाब देना है। Candidate should attempt every single question part as sometime credit can be awarded for a partial calculation or answer. सही है। Even when they are not able to arrive at the correct final answer, right? तो इसलिए प्लीज इसको याद रखना कि अगर तुम्हारा आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है या तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम फार्मूला लिख देना। सही है। और रिलेटिव फार्मूला जो भी है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर तुम्हारे नहीं आ पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, देन यू एटलीस्ट गेट 1 or 2 मार्क, राइट। तो जीरो नहीं होगा बिल्कुल। सो ये कैंडिडेट शुड अवॉइड प्रीमेच्योरली राउंडिंग ऑफ। ये राउंडिंग ऑफ वाला मसला वो बार बार बोल रहा है कि बीच वाले स्टेप में राउंडिंग ऑफ से अवॉइड करो प्लीज, वो गलत आंसर देगा। In numerical calculation, it is important that the candidate always explicitly state the subject of any equation. In if any equation is rearranged, the new subject should also be stated. सही है। ये भी चीजें उन्होंने पिछले कुछ पेपरों में आपको बोल रखी है। सही। आ जाओ। Let's start the paper with राबिया से शुरू करवाते हैं। राबिया, 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 राबिया है। राबिया ही नहीं है यार। ओके, फिर कौन करेगी, कौन करेगा? अब्दुल्ला कर लेगा या कासिम? कासिम आप कर लो। Yes. A solid cylinder of weight 24 Newton is made of a material of density 850 kg meter cube. The cylinder has a length of 0.18 meter as shown in figure 1.1. Show that the cross-sectional area of the cylinder is 0.016 meter square. तो इसके लिए हम प्रेशर टू फोर्स अपॉन एरिया अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो अच्छा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया कैसे अप्लाई करोगे? प्रेशर दे रखे क्या उसने? रो जी एच से फाइंड कर लेंगे। अच्छा, और रो दी हुई है उसने। अच्छा, ओके। अबे तो डायरेक्ट डेंसिटी वाला क्यों नहीं ले रहे? नहीं, और कौन सा वाला सर? अगर आप ये ले लो, प्रेशर डेंसिटी, अबे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला। सो इससे नहीं हो जाएगा? वॉल्यूम को अगर हम ले लें एज द क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, तो उससे आसानी हो जाएगा क्या? अगर अगर आप दूसरी अगर आप जी वो सर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया करो और फिर वो इक्वल्स टू रो जी एच करो, तो मेरे ख्याल से लंबी हो जाएगी। नहीं, क्या बोलता है? जी सर लम्ब। अच्छा, सो अगर हम यहाँ पे ले लें 850, सही है, और इज इक्वल्स टू मास दे रखा है क्या? सो वेट दिया हुआ, वेट से मास हम निकाल सकते हैं। सही वेट है। कन्वर्ट करें। हाँ, अब देखो फॉर्मूला जितने आ रहे हैं ना लिख दो। सही, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है, शो दैट वाले क्वेश्चन में बहुत नीच हरकतों घटियापन करते हैं। सही, वो मार्क्स नहीं देते ऐसे। सो 24 डिवाइड बाई 9.81, सो दिस इज इक्वल इनटू मास। सही है। सो मास आपके पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 9.81, राइट। एंड so we have the length, okay, divided by वॉल्यूम की जगह पे हमने लिख दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट इज 0.18, राइट। सो अगर हम बना रहे सब्जेक्ट बना लें, so अब नया सब्जेक्ट बना रहे हो तो उसको मेंशन करोगे कि नया सब्जेक्ट ए बना। सही है। सो 24 डिवाइडेड बाई 9.81, सही है, एंड 850 इंटू 0.18, सही है। देखो याद रखना, जब कैलकुलेट करोगे सो यू हैव टू पुट द ब्रैकेट्स ऑन हेयर। सही, अगर नहीं लगाओगे तो फिर वो जो है ना वो गलत कैलकुलेशन करेगा। सही। सो यस, जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है, आ रहा है, शो दैट हो रहा है। 0.0159। ओके, जीरो पॉइंट परफेक्ट। जीरो सिक्स परफेक्ट आ गया। 0.016। सही, आगे चलिए प्लीज।
The cylinder in A is attached by spring to the bottom of a rigid container of liquid as shown in figure 1.2. Cylinder is in equilibrium with its bottom face at depth of 0.17 meter below the surface of the liquid. The tension of the spring is 8 Newton. Show that the upthrust acting on the cylinder due to the liquid is 32 newtons. अच्छा, अगेन शो दैट बोल रहा है। सबसे पहले ना देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पे फोर्स आ रही है तो वहाँ पे पहले फोर्सेस बना लो। सही है। Yes. तो उसने कहा द सिलेंडर इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, क्या फिजिक्स पकड़ोगे इससे? Sum of upward force equals sum of downward force. परफेक्ट हो गया। सही है। अच्छा, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास एक तो उसने वेट दे रखा है। सही है। सो वेट हमारे पास हमने लगा दिया नीचे, 24 न्यूटन का आ गया। सही है। द टेंशन इन द स्प्रिंग इज 8 न्यूटन। टेंशन कहाँ लगती है भाई? टेंशन फिक्स पॉइंट पे लगती है, सो टेंशन यहाँ लग रही होगी। सही है ना? सर टेंशन ऊपर नहीं हो? ब्रो टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट पे लगती है। आप ना इसको ऐसे एज्यूम करो, आप रबर बैंड लो। रबर बैंड जो होता है ना, आप उसका एक एंड फिक्स कर दो अपने एक हाथ में, उसका एक एंड फंसा लो और दूसरे हाथ से जो है ना रबर बैंड को खींचो। सो आप जैसे रबर बैंड को छोड़ोगे तो आपके उस हाथ की तरफ आएगा जो आपने फिक्स रखा हुआ है। ऐसे ही होता है ना, यही हमारा जी। ऑब्जर्वेशन भाई। ये इसकी टेंशन की एग्जाम्पल है, आसान सी। सही। सो देखो, जब तक फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें नहीं समझ में आएगी, तुम ये वाला पार्ट ना मुश्किल से कर पाओगे। अब थ्रस्ट जो है वो ऊपर लग रहा है। सही है। सो हमने कहा कि भाई sum of all the sum of upward forces is equals to sum of downward forces। सही, ये हमने देख लिया इक्विलिब्रियम से। सही है। और अपवर्ड फोर्सेस हमारे पास है अपथ्रस्ट, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास है 24 + 8, सो दैट इज अपथ्रस्ट मेरे पास आ गया 32। भाई समझ गया ना यार? जी सर। ओके, आगे आ जाओ। Calculate the density of the liquid. देखो पिछली बार में उन्होंने अपथ्रस्ट निकलवाया हुआ है, तो डायरेक्ट अपथ्रस्ट का फॉर्मूला तुम्हारे जहन में आना चाहिए। है, आ रहा है फॉर्मूला, आ रहा है अपथ्रस्ट का? Oh. Change in. रो जी वी होता था नहीं? समझ रहे हो? अब थ्रस्ट इज अ फोर्स, और फोर्स का अब थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, याद रखो प्लीज, ये रो जी वी इसका फॉर्मूला होता है, राइट? इसको प्लीज अपने जहनों में बिठा लो। अच्छा जनाब, सो उसने हमें रो दे रखा है, डेंसिटी, और मास हम निकाल, अच्छा जी हम नहीं निकाल सकते हैं, और हमारे पास क्या चीज़ है? और अबे यार चल जा यार, ये तो अटक ही गया। सो Just the no. अच्छा जी, सो 850 आ गया। सही है। सो 850 इंटू 9.81 इंटू वी, वॉल्यूम हमारे पास कितना आया हुआ है? वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है, बेस क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट कर देते हैं, 0.016, जीरो पॉइंट जीरो वन सर सिक्स इसमें बोलिए। हमने डेंसिटी फाइंड नहीं करनी। डेंसिटी फाइंड नहीं करनी? नहीं लाइक इसमें डेंसिटी फाइंड करनी है ना, तो आप अच्छा, एक रो मिनट की एक मिनट एक जगह। मिनट एक मिनट, मैंने डेंसिटी तो गलत लिख दी है ना, क्योंकि मैंने डेंसिटी तो इसकी रख दी। डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर मैंने रख दी, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर। एक मिनट एक मिनट। बल्कि अब थ्रस्ट मुझे पता है 32, सो डेंसिटी अननोन ही रखनी है ना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सही है। और अच्छा, दूसरी चीज के मैं जो वॉल्यूम है वो उसका क्यों ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं अपना, जो लिक्विड जो क्या चीज़ है, जो सिलेंडर है, मैं उसका वॉल्यूम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सिलेंडर जब आप पानी में डालोगे तो पानी उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है, राइट? अच्छा, जी। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये कि सिलेंडर की जो हाइट है वो पूरी 0.18 है। सही है। और सिलेंडर जो पानी में इमर्स है वो 0.17 मीटर इमर्स है, राइट? और 0.1 वो अभी बाकी है, तो इसका मतलब है वो 0.17 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो उस चीज़ को वो करेगा, यानी डिस्प्लेस करेगा। सही है। सो ये समझ रहे हो, ये बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? आपको लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस लेना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिक्विड का आप लोगे, राइट? सो जो आप लिक्विड का वॉल्यूम लोगे, डिस्प्लेसमेंट लोगे, तो फिर आपको वहां से फिर सही आएगा वो। सही है। सो यहाँ पे मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट ये आ गई मेरे पास 17। सही हो गया? समझ गया भाई? सर आपने 0.17 के लिए। देखो, हम ही कह रहे हैं
कि जितना जो सिलेंडर है वो पानी के अंदर इमर्स होगा, पानी के अंदर डूबा हुआ होगा, उतना ही पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, राइट। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होना चाहिए वो वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर होना चाहिए, सही है। वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर, सही है। अब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर ड्यू टू 0.17 मीटर ऑफ इट्स डेप्थ, सही है। सही हो गया। सो ये जो डेप्थ है ना, अब हमने बेसिकली लिक्विड का वॉल्यूम लेना है, राइट, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं लेना, लिक्विड का वॉल्यूम लेना है। सो लिक्विड का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। सो जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस है, राइट, सो ये डिस्प्लेसमेंट की हाइट हो गई, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, समझ लो। जी। तो ये हो जाएगा, डेंसिटी को सब्जेक्ट बना के निकाल लो कितनी बनती है। 119.925। 119.925 ऐसा। जी। तो इसका मतलब है कि 120 बन जाएगा। सही है जनाब। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। Figure 1.3 shows the variation of the force F with the length of the spring in B. The tap at the bottom of the container is open so that a fixed amount of liquid flows out of the container. The cylinder moves downwards so that the tension spring changes from 8 to 4 Newton. Determine the change in the elastic potential energy of the spring. तो इसमें 1/2 टाइम्स F टाइम्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके। अच्छा, ये बेसिकली आपको किससे पता चल रहा है, ग्राफ के ग्रेडियंट से या एरिया से? सर एरिया, सही, और ग्रेडियंट क्या बता देगा? लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके। अच्छा जी, अब वो ये बोल रहे हैं कि द सिलेंडर मूव डाउनवर्ड, सो द टेंशन इन द स्प्रिंग चेंजेस फ्रॉम 8 न्यूटन टू 4 न्यूटन, सो 8 से हो गई 4 तक। ओके। द चेंज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, समझ पाए ना? जी। तो ये थोड़ा सा ट्रेपीजियम से बन रहा है, सही है। सो ट्रेपीजियम का आपने एरिया ले लेना। सो change in elastic potential energy is equals to change in the area under the graph, सही हो गया। हमने कहा कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 into sum of parallel side. So one side is 4, the other side is 8, and the distance is 20 centimeter है, so exponent -2, सही हो गया। 6 हो गया ये, 24, 0.24, how much? 1.2। 1.2, ओके। ओके, आगे आ जाओ। More liquid is let out of the container until the upthrust of the cylinder becomes 24 Newton. For the upthrust of 24 Newton, determine the length of the spring. तो इसके लिए K is equal to 4x इस्तेमाल करेंगे, के इक्वल्स टू बल्कि इसका ग्राफ से लेंगे ना है। वैल्यू। अच्छा, उसने कहा कि 24 का अपथ्रस्ट है, सही है। और अपथ्रस्ट हमें पता था कि अपथ्रस्ट हमारे पास आ रही थी इस इक्वेशन के थ्रू ना, वेट प्लस टेंशन के थ्रू, सही है। तो जाहिर बात है ग्राफ में तो 24 है ही नहीं, समझ लो ना। जी। सही है। बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि आपने रखा अपथ्रस्ट 24, माइनस किया वेट से। वेट हमारे पास था कितना? वेट भी 24 ही आ रहा है, ओके। वेट भी 24 आ गया, सही है। हमारे पास टेंशन आ गई 0, सही है। सो हाँ। अब प्लस 32 था। नहीं नहीं, अबे वो इस केस के अंदर, वो तो पहले वाले में था।
उसने कहा कि फॉर मोर लिक्विड इज लेट आउट ऑफ द कंटेनर अंटिल द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड बिकम 24। सही ना, कम कर दिया उसने, समझा भाई? जी। सही। सो जब अपथ्रस्ट, अच्छा, जब अपथ्रस्ट और वेट बराबर हो गए, इसका मतलब है टेंशन हमारे पास आ जाएगी जीरो, समझ गया? यानी ग्राफ में हमने देखना है कि जीरो कहाँ पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है। गेटिंग? जी। सही हो गया। सो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, चेक कर लेते हैं। 32 आ रहा है, सही है। अच्छा, ये हमारा 120 आ रहा है, इनका 1200 आ रहा है। क्या क्या है? हमारा एक जीरो कम आ रहा है, बाकी सही है। हाँ, बाकी तो सही है। एरिया अंडर द ग्राफ भी हमने कर लिया, सही, वो तो सही है। अच्छा, इसको देखते हैं जरा। इसमें आपने ये जीरो लगाया था, 0.016 का। मैं चेक कर लेता हूँ। ओके। ये एक जीरो मैंने मिस किया था, तो है ना? इसका वो 119, 119 है। बस सही सही सही, बेहतरीन है। ये 9 इधर आ रहा होगा मतलब। परफेक्ट। अच्छा जनाब, ओके। अच्छा, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं। ऑल दो जो फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, majority of the candidates were able to show all the steps necessary for determining the cross-section area of the cylinder. The working was difficult to follow for some candidates where they had no subject for the various equations which were linked only by the values given in the question. Some candidates did not show how the mass was determined from the weight. देख रहे हो, ये mass was determined from the weight, ये इस पे भी पंचायत डाल रहे हैं। So you all these steps are required for the question that use the command word show, उसके अंदर सारी चीजें आपने show करनी है, right? अच्छा जनाब, the majority of the candidates were able to show the value of the upthrust using the given values of the weight and the tension in the spring। सही है, ये भी हमने बना दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद ओके, ये तो थोड़ा आसान सा था। Stronger candidates were able to use the upthrust to calculate the pressure on the base of the cylinder. Many candidates did not equate this pressure with the pressure at the depth of the liquid, instead using rho g h. A significant number of candidates equate the upthrust force with this. Some consider the whole cylinder to be immersed in the liquid only. सही है। Many weaker candidates use density equals to mass upon volume. Not okay. अच्छा देखो, हमने जो ये फार्मूला यूज़ किया है, ये फार्मूला को लिफ्ट नहीं करा रहा। बेसिकली ये फार्मूला तभी हमारे पास आता है जब हम कहते हैं प्रेशर एट द टॉप, लाइक प्रेशर डिफरेंस की हम बात करते हैं ना, तो ये उस फार्मूले उससे ये फार्मूला बन जाता है। तो हमने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल किया प्लस का, तो इसमें कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा जनाब, बाकी एरिया है और ये सब चीज़ें आई होप सो सही होनी चाहिए। सही है। चलो, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुमसे कह रहा है वर्क डन निकाल दो। वर्क डन तुम्हें पता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं लिखोगे तो वो नंबर काटेगा। शो दैट द एनर्जी यूनिट। सही। सो एनर्जी के लिए तुम या तो काइनेटिक एनर्जी यूज कर लो, एनर्जी, या वर्क डन यूज कर लो। सही है। अब क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है, सो आप कह रहे हो कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू, या अगर चलो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी या चेंज इन एनर्जी। सही है। ये बेसिकली हम कहते हैं चेंज एनर्जी। सही। जो वर्क डन का जो यूनिट होगा वो आपके पास होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखो शो दैट वाला क्वेश्चन है तो फोर्स का यूनिट तुम अलग निकाल के बताओगे, kg ms-2, एंड डिस्प्लेसमेंट का तुम यूनिट अलग बताओगे, दिस इज मीटर, एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट। सो kg ms-2 with मीटर, सो kg m² s-2। सही, ये हो गया शो। आगे तुमसे कह रहा है कि metal rod is heated at one end, so the thermal energy flow to the other end. The thermal energy E that flows through a rod in time t is given by this equation. Okay, and अच्छा जी, so A is the cross section. Determine the SI base. Determine in the SI base unit the value of C. Okay, the unit for the C. Okay, निकाल लेते हैं। So C को बना लेते हैं सब्जेक्ट। सही है।
E times L over T, सही है, over T times A, सही है, times delta T, सही है। T1 and T2 आर द टेम्परेचर चेंज, राइट, याद रखना प्लीज। अगर किसी भी चीज का चेंज निकालोगे तो उससे उसका यूनिट खत्म नहीं हो जाता, राइट। मतलब कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि अगर हम 10 मीटर में से 5 मीटर को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा, 5 नहीं बचेगा बल्कि 5 मीटर बचेगा, राइट। सो जब हम किसी भी चीज़ का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस का मतलब होता है यूनिट वही आता है, यूनिट चेंज नहीं होता। सही, एडिशन सब्ट्रैक्शन से यूनिट चेंज नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से फिर जो है ना वो यूनिट अलग हो जाता है। सही। सो आपने ये बना दिया। सही। एंड you know that कि L has a length in meters, right, and A is in meter squared, right। अब देखो ये सारी चीजें लिख दिया करो तो उससे ना तुम सेफ साइड पे रहोगे। T is in seconds and C is a constant and any other thing, L A delta T is the temperature in Kelvin, सही है। सो इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो एनर्जी हमारे पास आई है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में, सही है। और लेंथ मेरे पास आ रही है मीटर के अंदर, सही है, डिवाइडेड बाय एल। एल क्या था, दो तो एल कैसे आ रहे हैं बे, एक एल होगा ना। सर छोटा टी है। अच्छा ओके, छोटा टी है, सो ये आ गया एस एंड एंड मीटर स्क्वायर्ड एंड डेल्टा टी इज इन केल्विन, सही हो गया। सो ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर चले जाएगा, सो दिस बिकम के जी एम एस -3 के -1, सही है ना। के जी एम एस -3 एंड के -1, सही है। देख लेते हैं कि हम सही नहीं, के जी एम एस नेगेटिव, अरे भैया बेहतरीन है, सही। देखो तुमसे तुम्हें ना एक नंबर इसका देता है कि तुम अलग अलग से सारी चीजें लिख दो, तो प्लीज सारी चीजें पहले अलग अलग से लिख देना, फिर उसके बाद और तुम जब जब इस नए नई चीज को सब्जेक्ट बना रहे हो तो उसको सब्जेक्ट भी मेंशन कर दो, सही है। सो इसलिए प्लीज ये देखो, थोड़ा सा तुम जो है ना केयरफुली काम करोगे तो हमारा अच्छा पेपर हो जाएगा, सही। थोड़ा सा तुम्हें बस है ना T1 T2 दोनों कैलविन के अंदर है, तुमने ये सारी चीजें मेंशन करके करनी है, सही है। ये तुम देख लो इसके अंदर ना, क्वेश्चन 2 के अंदर भी तुम्हें ये कहता है significant did not include that the condition of the displacement must be in the direction of the force, सही। वो वर्क डन के डेफिनेशन के अंदर, this question was well answered, majority of the candidates, small minority did not use their answer from, but another expression for the energy, hence did not give the acceptable answer। Okay, there were many well presented solution. Weaker candidates sometime in appropriately eliminate the unit for the temperature। देखा, बोला था ना by subtracting the unit, देखा, ये मत करना बस प्लीज, सही है। These candidates thought that this and this, therefore there is no unit for the change in temperature। Many candidate made arithmetic error, सही, arithmetic error में मत करना बस, सही है। ओके, चलिए जनाब, जनाब आ जाइए, आ जाओ, ये करते हैं अब्दुल्ला, ये करना कराना आपने। यस अब्दुल्ला। Find velocity, हम्म। the rate of change of displacement in a specified तो direction. वही डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं ना, तो फिर स्पेसिफाइड डायरेक्शन की क्या जरूरत है। Okay. अगर आप Oh, डिस्टेंस रखोगे तो फिर स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही। आगे आज देखते हैं कि डायरेक्शन लगा रहा है नहीं लगा रहा। a remote controlled toy aircraft is flying horizontally in a wind. Figure 3.1 shows the velocity vectors to scale of the wind and the aircraft still in still air. The velocity of the aircraft in still air is 42 to the north. The velocity of the wind is 23 in the direction of 54 degrees east of south. Determine the magnitude of the resultant velocity of the aircraft. अबे लो, बचपन में तो हम उड़ा के भूल जाते थे, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। ये तो हमारे बचपन का मजाक उड़ा रहे हैं यार। अच्छा ओके। अच्छा भाई, ये इसमें कैसे बनाएगा, क्या करेगा तेरा, थोड़ा बताओगे प्लीज। हेड टू टेल रूल के साथ। हेड टू टेल रूल के साथ, ओके। तो अगर हम, अगर आप इसको इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करो, सही है। तो ये हो गया, और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये, ऐसा ही ना। जी सर। परफेक्ट। तो अच्छा जी, सो हमारे पास इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2042, सही। और ये हमारे पास हो गया 23, सही है। वी हैव टू फिगर आउट, अच्छा ये वाला एंगल हमें दे रखा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 54, सही।
अच्छा जी। This और is 54. ये दोनों सेम होंगे ना एंगल? देखो ना, हमने हमने लाइन को आगे कंटिन्यू कर दिया ना। Okay, sir. अगर और इसके अंदर कोई चीज़, ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ये सेम होंगे, और ये वाला जो एंगल होंगे ये सेम होंगे, सही है ना? अच्छा, मतलब वो बेसिकली वो एक्स वाली प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो कि जिसमें ये वाला एंगल सेम होते थे, ये वाला एंगल सेम होते थे, सही, मैथ्स के अंदर बचपन में पढ़ा होगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो कॉस रूल है उसकी आइडेंटिटी पूरी हो रही है कि दो वैल्यूज दी हुई हैं, दो लेंथ दी हुई है, और उसके बीच की एक एंगल दिया हुआ है। सही है, सो हम लगा लेते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए टाइम्स बी। सही है ना? एंड अगर हम कॉस थीटा के अंदर रख लेते हैं 23, 20 नहीं सॉरी 54। सही है, और ए हमारे पास आ जाएगा, एक है 23 का स्क्वायर, एक है 42 का स्क्वायर, और एक है आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 23 एंड 42। सही हो गया। सो जरा इसको इधर उधर फेंको। अच्छा जी, आ गए हो जरा? जरा इसको देख लें प्लीज। ये इधर फेंक दिया हुआ है, और इसको जरा लगा देते हैं माइनस साइन यहाँ पे, और बाकी ये दोनों चीज़ें इसके साथ ऐड कर दो। सही है, सो ये बन जाएगा आर, और रूट कर दो इसको। सही, सो जरा निकालना कितना बनता है? 34. 34। ओके, परफेक्ट। आ गया जी भाई? The engine of the aircraft in B stops. The aircraft then glides towards the ground with a constant velocity at an angle theta to the horizontal. The aircraft has a weight of 46 newtons and travels a distance of 280 meters from the point X to Y, and the change in GPE of the aircraft for its movement from X to Y is 6,100. Assume that there is no wind. Calculate theta. हम्म। क्या कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ ध्यान में आ रहा है? ये क्वेश्चन पढ़ के दोबारा रीड कर रहे हो? इस सोच रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसने दे रखी है, तो अगर इस चेंज से अगर हम रिलेट करें तो क्या बोलते हो तुम? फिर काइनेटिक एनर्जी को रिलेट, नहीं काइनेटिक नहीं, एनर्जी। नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से बनाते हैं ना, मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे, ओके हाँ, वही 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 ब्रो, वही कह रहा हूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं भाई, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है ना, तो हम कह सकते हैं भाई चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एंड चेंज इन हाइट। समझ गया? तो वी नो दैट कि एक्स से वाई जब आया है, तो जीपी का जो चेंज आया है वो 610 आया, 6100 आया। मास और वेट उसने पूरा बोझ दिया हुआ है इसका 46 का, राइट, एंड हाइट इज अननोन, राइट। जरा निकाल दो हाइट कितनी बनती है। 132.6 meters. ओके, 132.6 मीटर। अच्छा, अब ये 132 क्या है आपके ख्याल में? व्हाट इज दिस? मतलब कौन सी वाली लेंथ होने वाली है? Sir, vertical length. है ना, ये वाली, बिल्कुल सही बोल रहा है। सही। सो ये आप देखो, हमेशा याद रखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो एच होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो ये आपके पास हो गया, ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, शॉर्टेस्ट नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बेसिकली शॉर्टेस्ट बनता है मोस्ट ऑफ द सिनेरियो के अंदर, सही। सो अब आप लगा दो साइन कॉस टेन, लगा दो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे। सही है, सो दिस इज थीटा, दिस इज 132.6 एंड दिस इज 280। सही है।
सो साइन थीटा इज इक्वल टू 132.6 डिवाइडेड बाय 280। कितना आ रहा है भाई? 28.1 degrees. 28.1, ओके 28 ले लेते हैं। चलिए आगे आ जाइए। समझ में आया ना भाई, समझ में आया? जी सर, आ गया। ओके। Calculate the magnitude of the force acting on the aircraft due to air resistance. हम्म। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी तो पूरी की पूरी जो है ना वो चेंज आ रहा है, वो इतने का आ रहा है। उसने कह रखा है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने क्या पकड़ना है? The resultant force zero है। ओके, रिजल्टेंट जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। एनर्जीज में क्या चीज आएगी जी आपके सर। जहन में? देखो, एक्सेलरेशन जो है वो काइनेमैटिक्स को जीरो बता, एक्सेलरेशन का जीरो काइनेमैटिक्स के अंदर हेल्प कर देगा। फोर्सेस का जीरो फोर्सेस के सिनेरियो में हेल्प कर देगा, सही है। और तीसरी चीज है एनर्जी। एनर्जी में क्या चीज होगी? यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज Uh, जीरो, राइट। इससे ये तीन चीजें पता चलती हैं, yeah. समझ रहे हो? ये काइनेमैटिक्स में हेल्प करेगा, ये डायनेमिक्स में हेल्प करेगा, और ये एनर्जीज में हेल्प करेगा, राइट, क्लियर ना? तो यहाँ पे एनर्जी वाला क्वेश्चन जी चल रहा सर। है। सो एनर्जी चल रहा है तो इसलिए आपने ये पिक करना है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया, सारी की सारी एयर रेजिस्टेंस के अंदर गई है, काइनेटिक में कुछ भी नहीं गई है, राइट। समझ गए ना? यस सर। अच्छा जी, सो अगर हम कहते हैं कि भाई लॉस इन जीपीई इज कन्वर्टेड इनटू द थर्मल कन्वर्टेड टू हीट, ऐसा कह देते हैं, सही। या वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, सही है। सो ये हमारे पास आ गया 6100 इज इक्वल टू एफ एस। भाई डिस्टेंस कौन सा ले लूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट वाले में कौन सा मैं ले लूँ डिस्टेंस? फिर 280 वाला। क्यों बे? वाई नॉट द अदर वन? फोर्स की डायरेक्शन में वो है ना। अरे भैया, हैवी कॉन्सेप्ट हो गया यार, और बेहतरीन हो गया। सही है, निकाल दो कितना बन रहा है। फिर 21.7। ओके, राउंड ऑफ कर लेते हैं 22 पे। सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा ये कौन सा कौन सा? कन्वर्जन जो आपने की है, हाँ, जो आपने। ओके। देखो बेसिकली हमने सबसे पहले तो यहाँ से पकड़ा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें ये पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है, यानी पॉइंट एक्स पे जो है ना, जो भी उसके पास एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, राइट, टोटल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, राइट। जब वो पॉइंट वाई पे गया तो उसकी हाइट डिक्रीज हुई, सही है, लेकिन इसने क्या रखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो हाइट डिक्रीज होने का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस हो रही है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी उससे गेन नहीं हो रही क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रही। जब काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रही तो क्या चीज, तो कहीं ना कहीं तो वो लॉस जाना चाहिए ना, क्योंकि जीपी कम हो रही है तो वो कहीं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, सही है। सो वो सारी थर्मल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, सही। सो हमने कहा कि जितने भी लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल रही है, राइट। समझे भाई? जी। और इसलिए जी फिर सर समझ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज था हमने उसको वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्ट एयर रेजिस्टेंस या थर्मल एनर्जी की फॉर्म में इक्वेट करके सॉल्व कर लिया। गेटिंग? यस। आ जाओ मियाँ, आगे आ जाओ। The aircraft in C travels from X to Y in a time of 14 seconds. Figure 3.3 shows that as the aircraft travels from X to Y, it moves directly towards an observer who is standing on the ground. The aircraft emits a sound wave as it travels from X to Y. The observer hears the sound frequency 450. The speed of the sound in air is 340. Calculate the frequency of the sound that is emitted by the aircraft. हम्म। क्वेश्चन पिक हो रहा है किस चीज का, कहाँ से आया? The Doppler effect का परफेक्ट, फॉर्मूला क्या लगा दोगे? V upon V plus Vs प्लस लगा दें? जानू दो towards करीब the आ रहे हैं ना, observer जा रहा करीब है। आ रहे हैं ना, तो करीब में माइनस लगते हैं ना, नीचे माइनस माइनस लगते में। हैं। हाँ जी, Yes.
सही है ना। सो ये हो गया। अच्छा, और ये हमारे पास हो गया सोर्स, सही है ये। अच्छा, हमें एफ निकालना है ना। सो एफ नॉट में दे रखा है, द ऑब्जर्वर हैज साउंड फ्रीक्वेंसी, सो 450। अब देखो, लॉजिकली अगर आप सोचो तो करीब आ रहा है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आंसर आपका इससे छोटा आना चाहिए। सही है। और 340 माइनस, क्या स्पीड थी इसकी? अबे लो स्पीड निकालनी, अबे यार ये तो बदतमीजी कर दी इन्होंने। चलो कांस्टेंट स्पीड है, निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय 340 इज इक्वल टू एफ, राइट। सो स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है इस वजह से मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सही है। कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो हमें काइनेमेटिक्स से ये पता चल गया। अच्छा, डिस्टेंस उसने कवर किया 280। सही है। और टाइम क्या ले लो भाई? सिर्फ 14 सेकेंड्स। दे रखा है उसने। जी, जी सर, दिया हुआ। ओहो, ओके ओके। सो 280 डिवाइड बाई 14। सही है, तो यहाँ से आगे वेलोसिटी। सही है। 20 आ रही है। परफेक्ट। 20 एज मूविंग विथ कांस्टेंट, निकाल दो जरा। 423.5। 423। अच्छा, इसने कोई एस एफ की कैद तो नहीं लगाई हुई, तो 420, 420 ले लेते हैं। 420। सही हो गया। निबट गया, निबट गया, ओके। देख लेते हैं। 34 हमने निकाल दिया। चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देख रहे हैं ना भाई? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन वो गलत हो जाएगा। सही। 34 आ गया। और 30 कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो, और बाय स्केल ड्राइंग। ओके, स्केल ड्राइंग्स भी आप कर सकते हो। और 28 हमने 28 निकाला था। 28, हाँ 28 निकाला था हमने। 22 भी हमने निकाल लिया, एंड यस सही है। इसमें तो यार ऐसे कोई पढ़ने वढ़ने की चीज़ नहीं होने वाली है। ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो स्पीड है 340, वो हमने ऊपर भी 340 और नीचे भी 340 लिखने ना, ये दोनों सेम वैल्यूज होती है? हाँ हाँ, यस यस यस, ये स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, ये वाली। ये दोनों एक चीज है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। सही। अच्छा, सम कैंडिडेट डिफाइन द वेलोसिटी एज डिस्टेंस अपॉन टाइम विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल। सही, अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहे हो तो आपको डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, stronger candidate were able to determine the magnitude of the resultant velocity. Many candidates trying to apply the cosine rule. Other candidates resolve the velocity component. Okay, and subtract the value from, but completely ignore the eastern component. Okay, कहानी तो उसने अच्छी खासी दी हुई है, लिखी हुई है। डॉपलर्स इफेक्ट है, ओके सही है। चलो आगे आ जाओ। So this is not a part of your syllabus. ओए होए, इतना बड़ा क्वेश्चन तो निकल गया, अरे भैया ये तो बच गया भाई, हम तो बच गए। ओके, आ जाओ बरीरा। बरीरा पढ़ सकती हो, क्वेश्चन कर सकती हो ना? नींद नींद तो नहीं आ रही? बरीरा लगता है सो गई है। अच्छा जी। तो कौन करेगा? कोई है वेव वाला, कोई करना चाह रहे? कासिम या अब्दुल्ला? फिर मैं कर लूँ। है, आ जाओ भाई, बिल्कुल। For a progressive wave on a stretched string, state what is meant by amplitude. So there is a maximum displacement from the mean position. परफेक्ट मैक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सही, आगे चलिए प्लीज। Light from a laser has a wavelength of 690 nanometers in a vacuum. Calculate the period in a vacuum. क्या फॉर्मूला? So V is equal to F lambda पहले लगाएंगे। हम्म। वो स्पीड तो 3 × 10⁸ है। उससे परफेक्ट। फ्रीक्वेंसी आती। सही है, फ्रीक्वेंसी आपने कहा कि 690 एक्सपोनेंट -9 हमारे पास वेवलेंथ हो गई, तो उससे हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। सही है। फिर
फ्रीक्वेंसी को पलटी खिला दो तो आपके पास आ जाएगी वेव, टाइम पीरियड आ जाएगा 690 एक्सपोनेंट -9 डिवाइड बाय 3 एक्सपोनेंट 8, हाउ मच? 2.3 into 10 power minus 15. 2.3 एक्सपोनेंट -15। ओके, आगे आ जाइए। A two-source interference experiment uses the arrangement as shown in figure 5.1. Light from a laser is incident normally on a double slit. The screen is parallel to the double slit. Interference fringes are seen on the screen at distance d from the double slit. The separation of the centers of the slits A. The light has a wavelength lambda. The separation of the centers of adjacent bright fringes is measured for different values of distance d. ओके, अच्छा ये कहानी दी हुई है इसमें। The variation with d of x is shown. Determine the gradient of the graph. The gradient of the graph is d. Determine an expression in terms of g and lambda for the separation a of the slits. ओके। आ रहा कनेक्ट हो रहा जी सर, फॉर्मूला सर lambda is equal to ax over d है, तो x over d g है, तो lambda is equal to ag आ जाएगा, तो a is equal to lambda upon g आ जाएगा। है? अबे लो, मेरे को तो समझा ही नहीं, तेरे को ही समझा सिर्फ, एक मिनट। तो आपने कहा जी इज बेसिकली द डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा डी और एक्स ओवर डी, सही है। सो दिस इज द ग्रेडियंट एंड सॉरी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा डी, सही है। और आपने कहा क्या बोला कि एक्स ओवर डी इज द ग्रेडियंट, राइट? सो दिस इज द ग्रेडियंट। सो अच्छा, वो बोल रहे हैं स्लिट सेपरेशन निकाल दो ना, सो एक मिनट। फॉर द सेपरेशन ऑफ ए ऑफ द स्लिट, सही है। सो सेपरेशन ये होती है हमारे पास, ए इज इक्वल टू lambda d over s, and s is the, नहीं, x is the fringe spacing, सही है। तो ये आपके पास जो है 1 over द ग्रेडियंट बन रहा है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट, सही है। सो हम कह सकते हैं कि lambda ओवर जी, भाई ऐसा बोल रहा था ना? जी सर। ओके, सही हो गया। चलते हैं आगे, चलते हैं। The experiment is repeated with slits of separation 2a. The wavelength of the light is unchanged. On figure 5.2, sketch a graph to show the results of this experiment. ओके, देखो, ग्राफ नया बनाने का बोला, सबसे पहले इक्वेशन रिलेट करो, सही। तुमसे बोल रहे हैं कि ए तुमने 2a कर दिया इज इक्वल टू लैम्डा ओवर जी, सही। सो ए तुम बेसिकली बढ़ा रहे हो, लैम्डा कांस्टेंट है, सो ग्रेडियंट कम होना चाहिए, ऐसे ही ना? जी सर। सही हो गया। और अच्छा, अब चूंकि उसने डबल किया तो ये हाफ हो जाएगा ग्रेडियंट, तो इसको एग्जैक्टली हाफ कर देते, यहाँ तक ले आते लाइन। हम्म, सही हो गया। तो अब आपने जो है ना, डबलिंग ए विल हाफ द ग्रेडियंट, सही है। अच्छा, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होगा, सही। चलो, नंबर गया, बेहतरीन हो गया। इसकी देख लेते हैं, इसकी कहानी तो आसान सा था। मैं से लाइन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑलवेज बिलो द प्रिंटेड लाइन, ये एक नंबर हमें मिल गया। लाइन इज हाफ द हाइट ऑफ द प्रिंटेड, सही है, समझ में आता है। अच्छा, आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, आसान, हाँ। एग्जामिनर भी खुश है। अब ऐसे क्वेश्चन देगा कि जिसमें एग्जामिनर भी खुश हो, बच्चे भी खुश हो, तो क्या ही बात है, लेकिन नहीं, वो भी अजीब ही लिच्छो करने के क्वेश्चन दे देता है। आगे ये एक आ रहा है, सही है। ये देख लेते हैं। पता नहीं बरीरा, पता नहीं कहाँ है। बरीरा, बरीरा कर सकती हो क्या, ये कासिम से करवा लें, एक आखिरी क्वेश्चन है। बरीरा इज नॉट विद अस। ओके, कासिम में आप आ जाओ, आप कर लो। जी।
A resistance wire of uniform cross-sectional area 3.3 times 10 to the power minus 7 meters square and length 2 meters. कर सकती हूँ कर सकती हो, अच्छा बस छोड़ दे। ऑडियो फंसना हुआ कर लो कोई बात नहीं। आ जाओ, कर लो प्लीज। Okay, can you hear me? यस। Resistance wire of uniform cross-sectional area 3.3 times 10 to the power minus 7 meters square and length 2 meter is made of metal of resistivity 5 ohms, 5 times 10 minus 7 ohm meter. Show that the resistance of the wire is 3 ohms. We'll use resistance equals rho L over A. तो ओके, हमें resistance दी हुई है 3, हमें एरिया दिया हुआ है ये, लेंथ भी दी हुई है और तो बस सिंपल। सही हो गया। लेंथ हमने हमारे पास है 2, सही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में दे रखा है 3.3 और -7। कैलकुलेटर लेके बैठी हूँ, वैसे भी इंजॉय कर रही हूँ। सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। ओके भाई, अल्लाह के नाम पे कोई कैलकुलेट कर दो यार। कहीं आ रहा है, 3 आ रहा है कुछ। 5 2 10 और डिवाइड बाय 3.33। हाँ 3 बन जाएगा। सही, आगे आ जाओ प्लीज। The ends of the resistance Y and A are connected to the terminals X and Y in the circuit shown in figure 6.1. The cell has an electromotive force of 1.5 volts and an internal resistance R. The potential difference between X and Y is 1.2 volts. Calculate the current in the circuit. अच्छा, सो 1.2 अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे अच्छा कितना आ रहा तो होगा? हम resistance कहाँ 0.3 हो जाएगा, राइट? इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0.3 हो जाएगा। ओके, करंट के लिए क्या करोगी? यस। Sir, why is the internal resistance 0.3? No, the internal resistance not 0.3. The potential, the voltage loss at the internal resistance is 0.3 volts. अच्छा 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 और ठीक है सो करंट इन द सर्किट के लिए we'll use V equals IR तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 1.2 रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस दी हुई है 3 बस Okay, so 3 1s are 3, 3 4s are 12, so 0.4 का करंट आ जाएगा। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस R सो ओके। इफ वी यूज द करंट हम वही करंट यूज कर सकते हैं ना जो हमने अभी ढूंढा है हाँ हाँ, और सो वोल्टेज हमारे पास इतना आ हमें रहा है। वोल्टेज 1.5 नहीं नहीं फिर नहीं, से look, this is the voltage across the battery and this is the voltage drop across the XY. So the remaining voltage will be the loss across the internal resistance, right? Voltage loss across internal resistance is 1.5 minus 1.2 is equals to 0.3। सही, V equals to सर I है, बोलिए। से करंट के लिए 1.5 वोल्ट की वैल्यू नहीं लेंगे? अगर 1.5 वोल्ट करंट ले रहे हो तो रेजिस्टेंस फिर क्या लोगे? जी। अबे भाई देखो ना, 1.5 वोल्ट जो है वो तो इसको भी एनर्जाइज कर रहा है और इसको भी एनर्जाइज कर रहा है, राइट? तो वाई आर यू कंसिडरिंग द ओनली एक्स वाई वाली वायर, नॉट द इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं? ओके। ओके सर। सही है। तो ये सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट, इसमें जी हम 1.5 यूज नहीं कर रहे क्योंकि बैटरी में तो टोटल 1.5 है ना। हाँ, ओके, ये वाला यहाँ पे इधर। जी सर। बच्चे अगर 1.5 हम यूज करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें, देखो हमें निकालना है, करंट निकालना है, राइट? हाँ अच्छा, ये करंट है, आई नहीं। सही है। सो अगर हमें करंट निकालना है, सो वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू करंट, ऐसे ही आएगी, करंट ऐसे ही आएगा, राइट? जी सर। वोल्टेज आप बोलो 1.5 यूज कर लें। 1.5 का मतलब है कि टोटल पावर सप्लाई है सर्किट के अंदर 1.5 की है। तो क्या टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है सर्किट की? नहीं सर।
क्योंकि 3 plus the internal resistance will going to be the total resistance of the circuit if you are using 1.5. So that is why we cannot use it, क्योंकि R हमें नहीं पता, वो अगले पार्ट में निकलवा रहे हैं, समझिए ना भाई? जी सर। परफेक्ट। सो 0.75 सही हो गया। चलो आगे चलो प्लीज। भाई रहा। सिग्नल का इशू है क्या? Seems like so। अच्छा ओके। पता नहीं क्या सीन है। खैर, so a galvanometer and a cell of EMF E with a negligible internal resistance are connected to the circuit in B as shown in the figure 6.2. Say the resistance between X and Y has a length of 2 meter. Okay, the galvanometer has a reading of 0 when connected at P, so that the length XP is 1.5. Determine the EMF of the cell. Okay, हमें पता है कि टोटल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था 1.2 वोल्टेज, सही है। और हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि वी आउट इज इक्वल्स टू द फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ इनटू वी इन, राइट? क्योंकि अगर करंट जीरो है, इसने कहा हुआ है कि गिलवानोमीटर हैज अ रीडिंग ऑफ 0, तो अगर करंट जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, जो बैटरी अप्लाई कर रही है और जो ये वाली बैटरी है, वो दोनों सेम वोल्टेज दे रही है, राइट? हमें इससे ये पता चलेगा। ये देखो, ये जो तुमने ये चीज़ यहाँ से पकड़नी है ना, इधर से जो चीज़ पकड़नी है, सही है, वो चीज़ तुमने ये पकड़नी है कि आपने जो पी है उसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि जो बैटरी के वोल्टेज है, सही है, अक्रॉस एक्स पी, जो कि बैटरी दे रही है, सही है, वोल्टेज जो कि बैटरी दे रही है और जो ये दे रही है वो दोनों सेम है, राइट, इस लेंथ पे, राइट? इसका ये मतलब है, जीरो जीरो रीडिंग से आपको ये पता चलना चाहिए, राइट? तो हमें वी आउट निकालना है, सही है। और फ्रैक्शन ऑफ लेंथ इसने हमें दे रखी है 1.4, टोटल लेंथ हमारे पास आ रही है 2, और इनपुट जो वोल्टेज आ रहा है हमारा टोटल अक्रॉस द वायर वो हमारे पास है 1.2 का, राइट? तो इसको जरा कैलकुलेट करो कितना बनता है। 2 1 0.6 और 0.84। सॉरी 0.84। 0.84, इसका मतलब है कि जो आपने नीचे वाली बैटरी लगाई हुई है वो 0.84 की लगाई हुई है, सही है। मुझे बताओ तुम लोग को समझ में आया? ये दोबारा बताऊं? सर एक बार फिर बताओ। एक बार फिर से ना। देखो, सीन ये है कि तुमने यहाँ पे कोई ये जो बैटरी लगाई हुई है, सही है, इस बैटरी का कोई ना कोई वोल्टेज होने वाला है, सही। लेट्स से हमने कहा कि भाई 1 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, सही है। अच्छा, अब जब तुमने इसको कनेक्ट किया वायर के साथ, अब तुमने वायर पे दो दो वो लगा दिए, दो क्या बोलते हैं अपना, दो बैटरी लगा दी है रिवर्स पोलैरिटी में, सही। यहाँ से करंट यूं ट्रेवल करेगा, यहाँ से करंट यूं ट्रेवल करेगा, सही है। और किरचॉफ के सेकंड लॉ के हिसाब से, क्योंकि दोनों करंट एंटर करें लूप के अंदर, तो यहाँ पे जो करंट होगा इन दोनों का समेशन होके यहाँ से करंट जा रहा होगा, राइट? अच्छा, लेकिन मसला ये है कि अगर तो मेरे पास बैटरी, मतलब अगर मैं, ये मेरे पास वायर है एक्स वाई, सही है, मैं यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर से क्रिएट कर रहा हूँ वो 1.5 का मान लो क्रिएट कर रहा हूँ ऊपर से, और नीचे से भी 1.5 का क्रिएट कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही कुछ नहीं बन रहा, तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, सही। तो इसीलिए जो है यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं कि जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जीरो रीडिंग है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारे पास जो बैटरी के जो वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज, नीचे वाली जो बैटरी, जो नई बैटरी आपने लगाई, उतना ही वोल्टेज ऊपर वाली जो बैटरी है उसने ड्रॉप कर दी है, राइट? और वो दोनों वोल्टेज इक्वल है और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, जीरो का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे जीरो करंट शो हो रहा है, सही है। सो हमने निकाल लिया
कि भाई बैटरी, ये जो ऊपर वाली जो बैटरी है, जो ऊपर वाली बैटरी है, ये इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज ड्रॉप करिए। तो हमें पता चल गया कि 0.84 जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, 0.84 इस बैटरी का यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, राइट। और चूंकि नीचे वाली बैटरी भी इसी के साथ लगी हुई है, तो 0.84 ही नीचे वाली बैटरी भी जब ड्रॉप करेगी तो करंट जीरो हो जाएगा, सही। तो इस वजह से हमने कहा कि 0.84 नीचे वाली बैटरी का वोल्टेज है। समझ गया भाई? तो सर इसका मतलब एक्स वाई का जो है वो 1.2 वोल्ट्स है और एक्स पी का 0.84 होगा। हाँ जी, एक्स वाई का 1.2 है, एक्स पी का 0.84 है, सही है। सही। और ये कहानी है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, आ जाओ भाई, आखिरी पार्ट है। So in the circuit in the figure 6.2 is modified by replacing the original resistance with a second resistance wire. The second wire has the same length, and is made of the same material, same resistivity. Okay, the second wire has smaller cross-sectional area than the original wire. Cross-sectional area is smaller. So resistance is inversely proportional to A. So smaller करो तो resistance बढ़ जाएगी, सही है। The connection P is adjusted on the wire so that the galvanometer has a reading of zero. So you state and explain whether XP of the second wire is shorter than, longer than, or the same as XP. सही है। मतलब तुमने वायर के रेजिस्टेंस चेंज कर दिए, सही है। और अब तुम ये वाला डिस्टेंस दोबारा से एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो वो बोल रहा है कि डिस्टेंस जो पिछले वाले में, मतलब जो पिछले वाले में 1.4 आया था, क्या इसमें भी सेम होगा या इसमें अलग होगा, सही है। तो हम देख लेते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। सो आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने कहा कि वोल्टेज इज द फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ इनटू वी इन, सही है। अच्छा, अब अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो इसका मतलब है कि जो इसके अक्रॉस वी इन होगा वो तो बढ़ जाना चाहिए, सही है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, सो हम इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन, सही है, टाइम्स टोटल लेंथ सेम है, सही है, और इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, सही है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने वी इन को बढ़ा दिए। वी इन कैसे बढ़ा? क्योंकि आपने कहा कि भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हुई? आपने क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर दिया। जब क्रॉस सेक्शन एरिया आपने डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, सही। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो इसके अक्रॉस जो पहले 1.2 वोल्ट ड्रॉप हो रहे थे, अब इसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, राइट। जब इसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, सही है, तो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू देखा कि वोल्टेज वी इन और फ्रैक्शन ऑफ अ लेंथ यानी एक्स पी, ये एक्स पी की लेंथ है, एक्स पी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही है। तो अगर इनपुट वोल्टेज आपने बढ़ा दिए तो एक्स पी की कम लेंथ पे जो है ना वो जीरो को टच कर जाएगा, राइट। सो हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो है ना स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया generates greater resistance. So the PD across the wire would also be larger, hence shorter shorter XP required to make the galvanometer reading zero. So yeah, galvanometer reading zero, right? बच्चों समझ में आया? जरा प्लीज हाँ ना बोलो। Sir, I don't get how we know कि V out कौन सा और V in कौन सा है. वी आउट कौन सा है, वी इन कौन सा? बेसिकली अगर हम ये हमारे पास लेंथ है, सही है। सो जो भी टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है, सही है, वो होने वाला है आपका वी आउट वी इन, सही है। क्योंकि जो भी टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया होता है वही वी इन होता है, जो कि इनपुट वोल्टेज होता है, राइट। एंड वी आउट इज सपोज टू बी
the length across which you are measuring the voltage, right? So this would be V out. Is that clear? सही है. So VN is like the input voltage जो मतलब बैटरी की अगर voltage है तो वो, Yes. और V out is okay. सही है. Got it. सो फिर आपने फॉर्मूले को रीअरेंज करके उसमें देख लिया कि क्या चीज़ ऊपर जा रही है क्या चीज़ नीचे आ रही है, राइट? क्लियर हो गया? सर वी आउट लेंथ ऑफ। वी आउट नो ब्रो, वोल्टेज है ना भाई. लेंथ तो एक्स पी या एल. एल, ये जो एल और एक्स में रख रहा हूँ ना, कि टोटल लेंथ. और देखो जिस तरह से आप रेजिस्टर यूज करते थे ना, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट होते थे ना, जैसे अगर मैं इसको बनाऊं, ये सीरीज सर्किट होता था, राइट? अब अगर आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, लेट्स से दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू, तो आप क्या करते थे कि आर वन की रेजिस्टेंस ऊपर रखते थे, डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू टाइम्स वी इन करते थे, राइट? इज इक्वल टू वी आउट. कैसे में ऐसे ही करते थे. जी सर। अब आपने यहाँ पे आर वन आर टू के बजाय आपने रेजिस्टेंट वायर रख दी है. सही है. तो अब रेजिस्टेंट वायर, ये मान लो ये रेजिस्टेंस वायर है. सही है. सो अब इस रेजिस्टेंट वायर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी ना. तो अब आप अब आप जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप मुझे निकाल दो यहाँ से लेकर यहाँ तक पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी. तो हम क्या कहते हैं कि हम रेशियो ले लेते हैं ना, मतलब जिस तरह से यहाँ पे हमने आर वन लिया तो यहाँ पे हम ले लेंगे एल, जो कि फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ है. सही है. फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, द लेंथ. सही है. डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पे टोटल लेंथ, क्योंकि टोटल, क्योंकि आपको आपको ये बात पता है ना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, राइट? तो इस वजह से हम बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम चीज कर रहे हैं लेंथ के साथ. समझ रहा है भाई, समझ रहा है? जी सर समझ आया। तो टोटल लेंथ सही है, और वी इन वी आउट वैसे ही रहेगा. सही है. सो दिस इज द वी इन, जो कि वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए. यहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो जो भी वोल्टेज होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, इक्वल्स टू वी आउट. वी आउट. सही है. वी आउट के लिए आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लो. सही है. अच्छा, वी इन बेसिकली बैटरी का होगा. सही है. वी इन बेसिकली बैटरी का होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने अभी नहीं दी हुई है. सही है. सो ये वी इन हो जाएगा एंड दिस वुड बी वी आउट. समझ गया भाई? तो ये फॉर्मूला होता है जी इसका, सर समझ आ वायर गया। की लेंथ. सही. लेकिन फ्रैक्शन वायर, लेंथ, बोलिए बोलो, फ्रैक्शन लेंथ क्या? इसमें मतलब फ्रैक्शन लेंथ एक्सपी होगा और फिर उसका टोटल लेंथ हाँ, एक्स परफेक्ट. वाई होगा। जी जी जी, सही है. अच्छा, अब इसको ना हम इस तरह से, इसको जो हम फ्रैक्शन लेंथ देखते हैं ना, वो हम इस तरह से हम एक्सटर्नल बैटरी लगा के देखते हैं. सो एक्सटर्नल बैटरी जहाँ पे जीरो, यानी नल पॉइंट जहाँ पे शो कर रही होती है ना, उसको नल मेथड कहते हैं. सही है. तो जहाँ पे नल पॉइंट जहाँ पे शो कर रही होती है ना, जहाँ पे कोई करंट नहीं होता, तो हम उसमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. फिर जो भी वी आउट आता है ना, दैट वी आउट इज सपोज टू बी द बैटरी, द वोल्टेज ऑफ द नेक्स्ट बैटरी, द न्यू बैटरी, राइट? समझ रहा भाई? जी सर। तो बस ये कहानी होती है. लार्जर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, उसका डिक्रीज हो जाएगा, पी डी क्रॉस एक्स वाई इंक्रीज हो जाएगा. सही है. हमने भी ये सारी चीज़ें कहानी की. सही है. सही है. अच्छा जी, ऐसे ऐसे लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं. Electromotive force, a common mistake was to assume that the potential difference across the wire was equal to the EMF of the original cell on the top of the circuit. Many candidates appear to be unfamiliar with the principle of the equation इक्वेटिंग द रेशियो ऑफ द टू लेंस. देख रहे हो, ये देख रहे हो, कह रहा है कि टू लेंस का रेशियो से तुम लोग फेमिलियर नहीं हो. सही. सो ये लेंथ बिल्कुल इसका रेशियो उसी तरह से होगा जिस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर होता था, राइट? एंड आगे कहता है मोस्ट कैंडिडेट रियलाइज दैट द सेकंड वायर वुड हैव अ ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द ओरिजिनल वायर. सम देन immediately stated that the length xp from the second would be shorter. एंड अच्छा, लेंथ शॉर्टर नहीं होगी, लेंथ उसने सेम रखी है. द लेंथ एक्स, अच्छा ओके सॉरी, xp of the second wire would shorter than the xp of the original wire. Only a stronger candidate could fully explain why the greater resistance of the wire could lead to the shorter length, right? You have to give the reason as well, right? सिर्फ एक्सप्लेनेशन से काम नहीं बैठेगा, सिर्फ सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा. सही है. सो ये थी कहानी. सही है. बस चलो, अब आज की कहानी यही रखते हैं. इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में देखेंगे क्या करना है.